Hey guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I'm your biology and chemistry educator Anjali. I hope you all are doing very well. तो गाइज आज तक हम लोग ने कितने चैप्टर खत्म कर लिए? वी हैव फिनिश्ड अप टिल चैप्टर 8 इन योर बायोलॉजी ICSE टेक्स्ट बुक. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 9 द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपने अपने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा ही होगा कि बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है किडनी, देन यू हैव यूरेटर, देन यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहां से फाइनल एलिमिनेशन ऑफ योर फीकल प्रोडक्ट एंड योर यूरिन टेक्स प्लेस. तो आज हम उसी चीज़ को एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर एक बार थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिक इंफॉर्मेशन इज योर टॉपिक नंबर 1 which states about the human excretory system. Human excretory system. Now this human excretory system आपने पहले भी पढ़ा होगा इस सिस्टम के बारे में कि human excretory system कैसा होता है. तो basically in your human excretory system you have a pair of kidney. Okay, you have a pair of kidney. देन किडनी से ही एक स्मॉल सी ओपनिंग अराइज होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर. इस स्मॉल ओपनिंग से देयर इज एन एमर्जेंस ऑफ दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूरेटर. ओके, दिस इज हाउ आई एम ड्रॉइंग अ कंप्लीट यूरेटर राइट नाउ. नाउ द नेक्स्ट गोज इज योर urinary bladder. Yes, the next comes is your urinary bladder. This bag like structure is your urinary bladder, and the base of this urinary bladder, इसके base में this tube like opening is known as the urethra. Is this thing cleared? Now I am going to name each and every segment of this human excretory system. ठीक है, सबसे पहले तो we have pair of kidney. एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं. तो if I am talking about kidney, अच्छा देखो, मैं डायग्राम के साथ ही उसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में नीचे मेंशन कर देती हूँ सो दैट आपके लिए भी इजी होगा और मेरे लिए भी ये बहुत ही इजी होगा. ओके, किडनी के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है. किडनी बेसिकली लुक लाइक बीन जैसे दिख रही है. तो किडनी इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. किडनी इज ए बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट थिंग अबाउट ह्यूमन किडनी इज दैट किडनी जो होती है ना, ये पैर में प्रेजेंट होती है. एंड वन थिंग टू बी रिमेंबर ओवर हियर इज दैट लेफ्ट किडनी स्लाइटली प्लेस्ड लोअर, और नो, हियर इज योर स्टमक लाइक दिस. योर जे शेप्ड ऑर्गन इज योर स्टमक. देन स्टमक के इस साइड यू हैव अ लिवर. ओके, राइट किडनी स्लाइटली प्लेस्ड लोअर देन योर लेफ्ट किडनी. राइट किडनी थोड़ी सी लोअर पोजीशन में होती है देन योर लेफ्ट किडनी. ये एक पॉइंट है टू बी रिमेंबर्ड दैट राइट किडनी इज लोअर देन योर लेफ्ट किडनी. एंड द रीजन फॉर दिस कि भाई राइट किडनी थोड़ी सी लोअर पोजीशन, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नहीं किया है बट इफ यू वांट आई कैन शो इट ओवर हियर एज वेल कि ये सपोज राइट किडनी है. तो राइट किडनी थोड़ी सी लोअर क्यों होती है, लेफ्ट किडनी ऊपर क्यों होती है. तो अब एक चीज़ देखने वाली है कि इन योर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, मैं अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो यू हैव ओइसोफेगस. ओइसोफेगस से देयर इज अ जे शेप्ड ऑर्गन नोन एज स्टमक अराइजेस. ठीक है, स्टमक से यू हैव दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, देन इनसाइड इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी आउटसाइड इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, इनसाइड इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो यही सिस्टम में दिस इज योर ओइसोफेगस. ओके, दिस इज योर जे शेप्ड ऑर्गन नोन एज स्टमक. आई एम नॉट ड्राइंग इट कंप्लीटली. देन हियर इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, देन इनसाइड द कॉइल्ड पोर्शन इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन. अब यहाँ पे एग्जैक्टली ओवर हियर देयर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी and there is your pancreas. This gland liver is the largest gland of our body, और यही liver के downward position में you have your right kidney, and here somewhat here is your left kidney.
Is this thing clear? Now this is the exact reason why your left kidney is upper and your right kidney is lower, because right kidney किसके अंडर आती है? It comes under liver, और liver is the largest gland, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लीवर ऑक्यूपाई कर लेगा, जितना बचा स्पेस है वहाँ पे हमारी राइट किडनी को प्लेस करेंगे. Is this thing clear? Okay. Now what else do we know about kidney? कि किडनी जो है ये स्लाइटली डार्क रेड कलर की होती है. किडनी इज स्लाइटली डार्क रेड इन कलर, डार्क रेड कलर की होती है. ठीक है. एंड अगर मैं किडनी की लेंथ की बात करूं तो लेंथ ऑफ द किडनी इज 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द किडनी इज 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ योर किडनी इज योर 4 सेंटीमीटर. अगर मैं किडनी की लेंथ, ब्रेथ और विड्थ की बात करूं तो यार किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन. ओके. देन राइट किडनी स्लाइटली प्लेस्ड लोअर देन लेफ्ट किडनी. व्हाई? बिकॉज लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर इज लोकेटेड ऑन योर राइट हैंड साइड. नाउ दिस किडनी इज स्लाइटली डार्क रेड इन कलर. मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, 5 सेंटीमीटर की ब्रॉडनेस है और थिकनेस कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर की. नाउ व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? लेट मी चेक. इज देयर एनीथिंग लेस? यहाँ पे आती है हाइलम. ये नॉच दिख रहा है आपको? ये पोर्शन जहाँ से यूरेटर कनेक्टेड है किडनी से, दिस पोर्शन, द डॉटेड पोर्शन, जिस पोर्शन से किडनी से यूरेटर कनेक्टेड है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, वी कॉल दिस पोर्शन एज हाइलम. हाइलम इज अ स्मॉल नॉच लाइक स्ट्रक्चर that forms a junction or you can say a network between the kidney and ureter. यानी किडनी में जो यूरिन फॉर्म होगी through this hilum, it is going to travel into the ureter, then to the urinary bladder and then to the urethra. Okay, so this was all about you need to study in kidney. Now अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे कि किडनी में जो ब्लड है, ठीक है, किडनी में क्या फिल्टर होता है? ब्लड फिल्टर होता है. ब्लड में से यूरिन को सेपरेट कर लिया जाता है. तो जो आपका ब्लड है किडनी में, ये ब्लड कहाँ से आता है? ऑब्वियसली थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स. तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर रीनल आर्टरीज एंड द अदर वन विल बी योर रीनल वेन. ये रीनल आर्टरी है, विच मीन्स इट विल कैरी, रीनल आर्टरीज will carry the urine or the blood towards the kidney. यह है तुम्हारी रीनल आर्टरी और इसका काम क्या होता है? It will carry the blood towards the kidney and right behind your renal artery is your renal veins like this. कुछ ऐसे वे में तुम्हारी renal veins present होंगी और renal veins का काम क्या है? To collect the filtered blood. अच्छा, यूरिन, अच्छा आता ब्लड है आर्टरीज के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है किडनीज में. किडनीज में से वो ब्लड में से जो भी इम्प्योरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन विल बी एक्सक्रीटेड आउट और जो भी प्योर ब्लड बचता है, दैट प्योर ब्लड विल गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू रीनल वेन्स, थ्रू रीनल वेन्स. नाउ आई होप सो रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. This is your renal artery and this is your renal veins. Okay? इतना क्लियर हुआ है. अब हम बात करते हैं another organ which is your ureter. It is not uretus. It's ureter. Ureter. Now as you can see, the ureter is tube-like structure. It is a tube-like structure and also one thing to be remembered over here is that they are present in ureter are present in pairs. यहाँ पे दिख रहा है ये एक pair of ureter present है. I'm talking about this one pair of ureter present. These two ureter together forms one pair. They are tube-like structure and oblique structure of ureter. Oblique structure of ureter prevents the backflow of urine, which is very important. Backflow of urine. इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो हमारा यूरेटर है इट इज ऑब्लिक. अच्छा मैं बोलती हूँ ये पाइप अगर स्ट्रेट होती,
ये पाइप स्ट्रेट भी हो सकती थी, बट वाई ये पाइप आर बेंड, इन पाइप का स्ट्रक्चर ऐसा ऑब्लिक क्यों है? क्योंकि अगर मैं बात करूं ओइसोफेगस की, ओइसोफेगस जो पाइप होती है इट इज अ स्मॉल सिंगल पाइप, जो कि एक ऑब्लिक कोर्स में नहीं है, वो सिंगल ऐसे प्रेजेंट होती है इन अ स्ट्रेट फॉर्मेट। अब उसमें यू हैव वेल्व्स, उसमें क्या होती है? वेल्व्स होती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एओर्टा, ठीक है, जस्ट नाउ वी स्टडीड अबाउट ह्यूमन हार्ट, तो यू मस्ट बी बेटर रिमेंबरिंग अबाउट एओर्टा। एओर्टा ऐसा स्ट्रक्चर है दैट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो भी एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और वो ट्यूब में यू हैव वेल्व कॉल्ड एज सेमीलूनार वेल्व। अब उस वेल्व का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट दैट बैक फ्लो ऑफ ब्लड राइट अवे इनटू द हार्ट अगेन। सिमिलरली ये यूरेटर भी एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिनका काम क्या है? टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। बट ये ऑब्लिक क्यों है? क्योंकि इनके पास वेल्व्स नहीं है, इनके पास वेल्व्स नहीं है, और वेल्व्स ना होने के कारण जो यूरिन इनमें से ट्रांसपोर्ट होगी उसके बैक फ्लो होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो वो यूरिन बैक फ्लो भी ना हो और बिना वेल्व्स के, तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर ऑब्लिक है, ना कि यूरिन का भी बैक फ्लो ना हो और वेल्व्स की भी जरूरत ना पड़े। दैट्स व्हाई दे हैव ऑब्लिक स्ट्रक्चर। तो यूरिन कांट फ्लो बैक लाइक दिस, ओके, दिस इज इम्पॉसिबल। यूरिन कैन जस्ट ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इज दिस थिंग क्लियर? सो आई होप सो आप लोग ने ये लिख लिया होगा अबाउट द किडनी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट urinary bladder, this bag like structure. This structure over here is known as urinary bladder. Okay, the spelling mistake. Urinary bladder. Urinary bladder. मैं इसके बारे में जो थियरी है ना वो अपवर्ड पोर्शन में लिखूंगा, क्योंकि डाउनवर्ड पोर्शन में इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, तुम्हें दिख रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज कंप्लीटली मस्क्यूलर। कंप्लीटली मस्क्यूलर। मसल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं उनका नाम है ड्यूट्रोसोर मसल्स। Okay, the muscles of your urinary bladder is known as ड्यूट्रोसोर muscles. अब इन मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती, कंप्लीटली मस्कुलर होता है। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? व्हाई इट इज कंप्लीटली मस्कुलर? बिकॉज ये मस्कुलर क्यों है? व्हाई इट इज मस्कुलर? बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी to contract and relax. ओके, ये मस्कुलर इसलिए है क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। सी, वेन एवर इट इज फिल्ड अप विद यूरिन ना, इट विल कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। जब भी ये यूरिन से भर जाएगा इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, और जब ये यूरिन खाली हो जाती है, मीन्स वी फील द अर्ज टू यूरिनेट, if your urinary bladder is completely filled up with urine, it will expand. Okay, it will expand, and that expansion indicates us that we are having an urge to urination. And once we urinate, जब हम लोगों ने urinate कर दिया, तब हमारा जो ये urinary bladder है ये it will come back to the normal position, क्योंकि now it is not at all expanding. ठीक है, expand तब होता है जब इसके पास urine से फुल हो गया हो, एंड इट विल रिलैक्स व्हेन द यूरिन इज रिलीज्ड। सो ये कैपेसिटी टू एक्सपैंड एंड देन रिलैक्स, टू एक्सपैंड एंड देन रिलैक्स, ये किसकी वजह से आती है? इट्स बिकॉज ऑफ इट्स मस्कुलर नेचर। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट यूरेथ्रा। Okay, urethra is the final opening. I don't know whether you were able to see it or not, but I'm writing it above. Okay, this portion over here, this is known as urethra. Urethra is the final region from which the urine, from where the urine is finally eliminated, okay,
So this was all about the basics which you have studied in your previous standards about the human excretory system. ये थोड़ा सा basic knowledge थी, उसको बस हम लोग ने एक brush up किया है. About this thing, मैंने सब parts के बारे में बता दिया, but I haven't taught you about these things. Why? Because these are known as the adrenal glands. और इन glands का काम क्या होता है, तो that we will study अहेड. आगे जाके जब हम बाकी सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम इन एड्रिनल हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम विच कंटेन्स अ पेयर ऑफ किडनी. ओके, then it contains ureter. Oblique courses of ureter is to prevent the backflow of urine. Then you have urinary bladder, a bag-like structure made up of muscles called uterosore muscles. And why it is muscular? Because it has to expand and relax accordingly to indicate us the urge of urination. And the final terminating part is the urethra, the region from where the urine is going to be finally excreted out from our body. Then you have renal arteries that will bring the blood towards the kidney. यानी किडनी की तरफ ये blood लाएंगी renal arteries. And the later one is known as the renal veins, which will carry the pure blood back to the body. Is this thing clear? Okay. Now, अब हम लोग ने किडनी के बारे में देख लिया है. We will be going to study about the internal structure of kidney. यानी kidney internally, if we'll cut a longitudinal section, how would it look like? Okay, so let me rub this part first. Okay, hope so. ये थोड़ा सा dark हो गया है, so it needed to be rubbed up. लॉन्जिट्यूडनल सेशन एंड ट्रांसवर्स सेशन, आई होप सो आप लोग को इस बारे में पता होगा अबाउट लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेशन. लॉन्जिट्यूडनल सेशन मीन्स वेन एवर वी आर कटिंग समथिंग फ्रॉम मिडल. ये अगर एक किडनी है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज माई किडनी, इफ आई एम कटिंग इट फ्रॉम मिडल लाइक फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, it is longitudinal section, and if I am cutting it horizontally, it is your transverse section. Okay, so this was the basic difference between the longitudinal sections and transverse section. बेसिकली लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स सेशन पढ़े ही इसलिए जाते हैं ताकि आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकें अबाउट एनीथिंग. ठीक है, इट्स नॉट बेसिकली किडनी. फ्लावर का भी हम लोग लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स सेशन देखते हैं. इनफैक्ट हम लोग पोलन ग्रेन्स का भी लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेशन देख सकते हैं. नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्जिट्यूडनल सेशन ऑफ किडनी. ह्यूमन किडनी का लॉन्जिट्यूडनल सेशन कैसा होता है? ओके, सो नाउ ओवर हियर सपोज ये मेरी किडनी है, दिस इज माय किडनी. मैंने ये किडनी को इस वे में कट किया है. ठीक है, मैंने ये किडनी को इस वे में कट किया है. तो माय किडनी इज 4 सेंटीमीटर थिक. इतनी थिक किडनी है मेरी, मैंने उसको बीच में से कट कर दिया. दिस इज माई किडनी, दिस इज थिकर एंड आई हैव कटेड फ्रॉम द मिडल. तो ये जो कटेड पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, लाइक दिस. लेट मी रब दिस वन विच इज नॉट रिक्वायर्ड. This will be my longitudinal section of kidney. First of all, I need to draw this outer covering. ये outer covering को we call it as कैप्सूल. अच्छा, हर किसी ऑर्गन की आउटर कवरिंग एपिडर्मिस हो सकती है, आउटर एपिडर्मिस, इनर एपिडर्मिस, बट किडनी की आउटर कवरिंग को वी कॉल इट एज कैप्सूल. आई माइट नॉट राइट इट ओवर हियर क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की मेंशनिंग इज इंपॉर्टेंट, तो आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर. दिस विल बी योर कैप्सूल, द आउटर कवरिंग ऑफ द किडनी. अब आउटर कवरिंग है, इसका मतलब उसका काम ही क्या होगा? इट इज फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस. द कैप्सूल इज फॉर प्रोटेक्शन पर्पस. ओके, देन लेटर विल बी योर, लेट मी चेक क्या आ सकता है. ओके, लेटर विल बी योर दिस स्ट्रक्चर. पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर आएंगे. Let me just draw it over here like this, pyramidal structures. Okay, see basically there will be 5 to 6 pyramidal structure and not more than that. Don't go on drawing like 10 to 18.
मोस्ट प्रोबेबली 5 to 8 पिरामिडल स्ट्रक्चर्स इधर पे देखने मिल सकते हैं आपको। ओके अच्छा, एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी इज टर्म्ड एज रीनल। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, किडनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, मैं अगर किडनी की वेन्स की बात करूं तो रीनल वेन्स, किडनी की आर्टरीज की बात करूं तो रीनल आर्टरीज। सिमिलरली एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू किडनी इज रीनल, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन इज न्यूरल, एनीथिंग रिलेटेड टू हार्ट इज कार्डियक एंड एनीथिंग रिलेटेड टू लिवर हेपेटिक। ठीक है, लंग्स प्लूरल। इज दिस थिंग क्लियर? तो एनीथिंग रिलेटेड टू योर किडनी इज रीनल, like this structure. Okay, अब यहाँ पे you have certain thread like structure. We'll talk about what are these thread like structures. Okay, don't just rush upon things, let me draw them first. तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ हमारी ह्यूमन किडनी की, तो it does have like this dotted structure. ठीक है, ये एक तरह से granules present होते हैं in the internal layer of your kidney like this, small dot like structure. ओके, तो अब मैं बात करती हूँ एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा होता है। तो किडनी की आउटर कवरिंग मैंने बता दी क्या होती है, कैप्सूल। कैप्सूल का काम होता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। अब हम बात करते हैं इनर कवरिंग। तो किडनी इंटरनली 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है। दिस इज योर रीनल कॉर्टेक्स एंड दिस रीजन ओवर हियर somewhat, let me divide it like this, एक छोटे से डॉट के थ्रू let me divide this region. This entire region divided portion is your renal medulla. This will be your renal medulla. So this portion is your renal cortex. The dotted separation like this, let me make it clear, इतना separation is your renal medulla. जो ये लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन से दिस फ्रॉम दिस लाइन टूवर्ड्स हियर इज योर रीनल मेड्यूलरी रीजन। ओके, नाउ अब मैं बात करूंगी, ये जो पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज रीनल पायरामिड्स। दीज आर कॉल्ड एज रीनल पायरामिड्स। अब इन पायरामिड्स की खासियत क्या है? तो ये पायरामिड्स हाफली मेड्यूला की तरफ है और हाफली कॉर्टेक्स की तरफ है। हाफ पोर्शन इनका मेड्यूला में है। सपोज वी से द बेस ऑफ दिस पिरामिड्स इज टुवर्ड्स मेड्यूला एंड द narrower portion is towards medulla and wider portion is towards the cortex. Okay, अब मैं बात करूंगी ये कॉलम्स की। ये जो एक ऐसे डिप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, ये डिप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? तो दिस डिप्रेशंस आर नोन एज कॉलम्स ऑफ Bertini. These depressions are known as columns of Bertini. Is this thing clear? Okay. अब यहाँ पे दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं कि हर एक कॉलम में यू हैव स्मॉल थ्रेड एंड बाहर से यू हैव दिस बिगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इन स्मॉल थ्रेड्स को वी कॉल इट एज माइनर कैलिक्स। वी कॉल्ड इट एज माइनर calyx, and this bigger thread like structure over here is known as major calyx. Is this thing clear? तो हमारे पास यहाँ पे columns of Bertini है. We have this renal pyramids at the top of column of Bertini, और उन्हीं से you have this small thread like structure called as minor calyx, क्योंकि small है तो minor calyx, और ये big thread like structure large है तो ये है major calyx. अब यहाँ पे एक डिवीजन हो जाता है कुछ इस तरीके से, और डिवीजन का जो ये वाला पार्ट है, दिस विल बी योर पेल्विस रीजन, दिस विल बी योर पेल्विस रीजन, एंड उसी के बेस से देयर इज यूरेटर, देयर इज अ यूरेटर. इज दिस थिंग क्लियर? अब किडनी में आती है आर्टरीज और वेन्स, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ कि एक इसमें से है रीनल आर्टरीज और इसी में से एक है हमारी रीनल वेन्स. नाउ अगर ये ब्लड ये वाली जो पाइप है, इट इज़ कैरिंग द ब्लड टूवर्ड्स द किडनी, इसका मतलब ये है हमारी रीनल आर्टरी, ये है हमारी रीनल आर्टरी, और ये वाली पाइप इज कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी रीनल वेन्स. दीज आर आर रीनल वेन्स.
ओके, आई होप सो इतना थिंग्स आप लोग के क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि ये रीजन्स का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेडुलरी पिरामिड्स, तो ये पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, दीज मेडुलरी पिरामिड्स, दे आर द region where the urine is formed, तो किडनी में हमारी यूरिन जो है एक्चुअली इन pyramidal regions में फॉर्म होती है। इज दिस थिंग क्लियर? यूरिन इज एक्चुअली फॉर्म इन दिस pyramidal regions। नाउ यहाँ से जो यूरिन है, फ्रॉम दिस pyramid द यूरिन ट्रैवल टूवर्ड्स माइनर कैलिक्स, ठीक है। अब माइनर कैलिक्स में ट्रैवल होने के टाइम इसके पास होता है डक्ट्स ऑफ बेलिनिन। ओके, तो रीनल pyramid इज द रीजन वेयर द यूरिन इज एक्चुअली फॉर्म्ड। अब ये यूरिन जो फॉर्म हो गई यहाँ से, ये ट्रैवल करेगी माइनर कैलिक्स के थ्रू। ये जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है, दीज आर योर माइनर कैलिक्स। अब यूरिन को माइनर कैलिक्स में जाने के लिए एक कॉलम की जरूरत होती है, एंड दैट कॉलम इज नथिंग बट द डक्ट्स ऑफ बेलिनिन। ओके, फ्रॉम द माइनर कैलिक्स इट विल गो टूवर्ड्स द मेजर कैलिक्स, ठीक है, एंड फ्रॉम द मेजर कैलिक्स इट विल गो टूवर्ड्स द पेल्विस, एंड फ्रॉम पेल्विस गो टूवर्ड्स द ureter to urethra, ureter to urinary bladder to urethra। इज दिस थिंग क्लियर? यहाँ पे यूरिन फॉर्म होगी, यहाँ से यूरिन जाएगी माइनर कैलिक्स में, यहाँ से गई माइनर कैलिक्स से इट विल गो टूवर्ड्स मेजर कैलिक्स से इट विल बी गोइंग टूवर्ड पेल्विस, देन टू द यूरेटर एंड देन टू द यूरिनरी ब्लैडर। नाउ पेल्विस ये एग्जैक्ट ऐसा रीजन है दैट विल रिसीव प्योर यूरिन कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है? तो इट इज प्रेजेंट इन योर पेल्विस रीजन। इज दिस थिंग क्लियर? pelvis region में, in your pelvis region you will find pure urine present। okay, so this was all about your longitudinal section of kidney। again I'm revising it for you guys कि इसका जो आउटर कवरिंग है, अगर मेरी एक किडनी है, ठीक है, इतनी थी क्या 4 सेंटीमीटर, मैंने उसको बीच में से कट कर दिया, और कट करने के बाद जो पोर्शन विजिबल हुआ वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें से आउटर कवरिंग इज नोन एज कैप्सूल फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस। किडनी में बेसिकली 2 रीजन्स होते हैं, ये वाला रीजन है पूरा कॉर्टेक्स, और ये जो लाइन के अंदर वाला रीजन है ये पूरा है रीनल मेड्यूला। अब रीनल मेड्यूला में यू हैव सर्टेन पायरामिडल स्ट्रक्चर, इन पायरामिडल स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीनल पायरामिड्स, और रीनल मेड्यूला में ये पायरामिड्स गैप फॉर्म करते हैं, एक कॉलम फॉर्म करते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। मैक्स टू मैक्स 5 to 6 होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट, 10 to 12 बनाते जाओ, नहीं, 5 to 6। ओके, देन यू हैव रीनल पिरामिड, इट इज द रीजन वेयर एग्जैक्टली योर यूरिन इज फॉर्म्ड, और यूरिन फॉर्म होने के बाद डक्ट्स ऑफ बेलिनिन के थ्रू माइनर कैलिक्स में जाएगी, माइनर कैलिक्स से वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से वो जाएगी पेल्विस में। पेल्विस ऐसा रीजन है जहाँ पे प्योर यूरिन फॉर्म होती है, एंड देन इट विल गो टूवर्ड्स यूरेटर एंड अदर पार्ट्स। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड with the longitudinal section of your kidney, with the parts of your human excretory system। कैसे parts होते हैं human excretory system के, we have finished up with that as well। अब हम start करने चाहते हैं हमारी किडनी के एक और सबसे important topic से, that is the nephron। okay, let me rub this part out। diagrammatic part है तो it will take few time to be rubbed like this। थोड़ा सा ये इंक डार्क हो जाती है। ओके, इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स। चिल्ड्रन बेसिकली कंफ्यूज होते हैं इन 2 वर्ड्स में, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। ज़्यादा बच्चे नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू चिल्ड्रंस। न्यूरॉन्स बोलते हैं किडनी में होता है, नेफ्रॉन बोलते हैं ब्रेन में होता है। आई नो द नेम इज सिमिलर, कन्फ्यूजन इज बाउंड टू अकर, कन्फ्यूजन हो सकती है, बट हाउ टू रिड्यूस दिस कन्फ्यूजन? वेरी सिंपल, नेफ्रॉन। ओके, वेरी सिंपल। ब्रेन में न्यूरॉन आएगा, किडनी में नेफ्रॉन आएगा, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर दिस? ब्रेन इज मेनली you can say concerned with the nervous system। brain is concerned with the nervous system, और nervous से आता है
न्यूरॉन्स, नॉट नेफ्रॉन। क्या आता है? न्यूरॉन्स। इज दिस थिंग क्लियर? नर्वस न्यूरॉन्स। अगर ब्रेन में न्यूरॉन्स तो किडनी में नेफ्रॉन्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, part number 2, which is called as nephron. Okay, the part number 2 is your nephron. Nephron is also known as the functional unit ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ओके, किडनी में जो पार्ट फंक्शनल के तौर पे काम करता है दैट इज योर नेफ्रॉन। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेफ्रॉन, कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक नॉर्मल किडनी में दे आर 1 to 1.2 millions of nephrons present. Is this thing clear? एक किडनी में बहुत सारे nephrons present होते हैं which approximately counts to 1 to 1.2 million. Now अब हम अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो नेफ्रॉन लुक्स लाइक समवॉट कुछ ऐसा तरीके से, ठीक है, लाइक दिस कप शेप स्ट्रक्चर होगा। नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में देयर विल बी अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब ये कप शेप स्ट्रक्चर विल एक्सटेंड टू फॉर्म अ पाइप। कुछ इस तरीके से ये पाइप फॉर्म करेगा लाइक दिस। ओके, दिस पाइप आर एक्चुअली लाइक दिस। आई एम ड्रॉइंग इट अगेन बिकॉज ये थोड़ी सी थिकर पाइप होती है। इन दिस वे द नेफ्रॉन इज कंसिस्टिंग ऑफ थिकर पाइप्स। ओके, लाइक दिस। आई थिंक जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, लेट मी रब इट, क्योंकि यहाँ पे पाइप थिक नहीं हो पा रही है। ओके, सो हियर वी गो, कंसिस्ट ऑफ थिक पाइप लाइक स्ट्रक्चर। लेट मी बेंड इट लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट पाइप विल कम लाइक दिस। ट्यूब्यूल्स लाइक पाइप्स होती है नेफ्रॉन में इन दिस वे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका नेफ्रॉन इट लुक्स लाइक दिस। हमारा नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, जिसमें कप शेप स्ट्रक्चर को भी कॉल्ड इट एज बोमैन्स कैप्सूल। बोमैन्स कैप्सूल, द कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन इज नोन एज द बोमैन्स कैप्सूल। कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है और ये बोमैन ने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोमैन्स कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर यू हैव अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एक बहुत ही एक्सटेंसिवली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस। दिस कॉइल्ड शेप स्ट्रक्चर राइट ओवर हियर इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ओके, हम इसके बारे में अभी डेप्थ में पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अभी जो ग्लोमेरुलस होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 एट्रियोल्स। दिस वन ओवर हियर इज योर एफरेंट एट्रियोल, एफरेंट atriole, and this one over here is your efferent atriole. Now this afferent and efferent atriole, साइंस से ही आपको समझ में आ रहा है कि afferent atriole जो है it will carry the blood towards the nephron, नेफ्रॉन की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, और efferent atriole on the other hand is carrying the blood away from the nephron. ठीक है, ये दिख रहा है ये एरो, कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन। इज दिस थिंग क्लियर? सो बोमेन्स कैप्सूल, देन ग्लोमेरुलस कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसके पास 2 एट्रियोल्स है, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट एट्रियोल कैरीज द ब्लड टूवर्ड्स द नेफ्रॉन, इफरेंट एट्रियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन। नाउ वी विल कम टूवर्ड्स दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम है, ये वाली ट्यूब इज नोन एज PCT. Okay, I'll tell you the full form of it as well. And this wali tube over here is known as your DCT. So right from here up till here, right from here up till here is your PCT tubule.
यहाँ से लेके यहाँ तक इज योर पीसीटी ट्यूब्यूल. नाउ फ्रॉम हियर टिल हियर स्मॉल पोर्शन इज योर डीसीटी ट्यूब्यूल, डक्ट. ओके, नाउ व्हाट डज पीसीटी एंड डीसीटी स्टैंड्स फॉर? PCT stands for proximal convoluted tubule, and DCT stands for distal convoluted tubule. इज दिस थिंग क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो बेसिकली PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल यानी क्लोज टू बोमेंस कैप्सूल. तो ऐसे ट्यूब्यूल्स जो बोमेंस कैप्सूल से क्लोज हो, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कि कॉइल्ड हो. ऐसे ट्यूब्यूल जो बोमेंस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल डिस्टेंस यानी क्लोजर डिस्टेंस पे हो और एक्सटेंसिवली कॉइल्ड हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. एंड इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ऐसी ट्यूब्यूल जो बोमेंस कैप्सूल से डिस्टेंस पे हो, कॉइल्ड हो और ट्यूब्यूल हो. ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर. हाँ, एंड लास्ट थिंग इज, ये जो तुम्हारा इंटायर नेफ्रॉन है, ये सराउंडेड होता है बाय अ ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज भी बोल सकते हैं, लाइक दिस. ये सराउंडेड होता है बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज लाइक दिस वे. These network of capillaries is known as vasa recta. This capillaries is known as vasa recta. अब इनकी ज़रूरत क्या है? तो बेसिकली ये जो ट्यूब्यूल्स है PCT और DCT, इनमें जो यूरिन है वो पास होती है. ठीक है, और यूरिन में से जो वाटर है जो इसको रीएब्जॉर्ब करना चाहिए, जिसकी हमें बॉडी को ज़रूरत है, वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन तो होगा, पर कहाँ से होगा? वो वाटर इन ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होगा इन कैपिलरीज में. वासा रेक्टा में वाटर विल बी रीएब्जॉर्ब्ड. अब देखो, यूरिन के साथ साथ इट्स नॉट ओनली वाटर दैट ट्रैवल्स, ग्लूकोज भी ट्रैवल होता है. ठीक है, सर्टन सॉल्ट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये भी ट्रैवल होते हैं. तो इन सारे सब्सटेंस का भी प्रॉपर अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन हो सके, उस चीज़ के लिए यू हैव वासा रेक्टा सराउंडिंग दी PCT एंड DCT. इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस वॉज योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अब यहाँ पे नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. सबसे पहला आता है तुम्हारा नेफ्रॉन में यू हैव, सबसे पहला पार्ट इज योर बोमेंस कैप्सूल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन इज योर बोमेंस कैप्सूल. अब मैं इस बोमेंस कैप्सूल की अगर बात करूं तो इसका आउटर वाला पार्ट इज नोन एज पैराइटल एंड द इनर वाली लेयर इज नोन एज visceral. Okay, so if I'm talking about nephron is having basically two parts. सबसे पहला पार्ट है तुम्हारी बोमेंस कैप्सूल. अब ये बोमेंस कैप्सूल के पास टू लेयर है. आउटर वाली लेयर इज योर पैराइटल लेयर एंड द इनर लेयर इज योर visceral layer. Okay, now close to this visceral layer, इस visceral layer के close में there is a coiled structure. Inside this visceral layer there is a coiled structure, and this coiled structure is known as glomerulus. It is known as glomerulus. Glomerulus के पास two atrioles हैं, afferent and efferent. Afferent carries the blood towards the nephron and efferent carries the blood away from the nephron. Okay, अब यहाँ पे if I am talking about Bowman's capsule and if I am talking about your Bowman's capsule plus your glomerulus, Bowman's capsule plus your glomerulus will give you Malpighian body. Okay, तो मेल्फिगियन बॉडी इज बेसिकली, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेल्फिगियन बॉडी क्या होती है, बोमेंस कैप्सूल. तो बेसिकली कप शेप स्ट्रक्चर इज बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल के इंटरनल यू हैव दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज योर ग्लोमेरुलस, एंड ग्लोमेरुलस में you have afferent and efferent atriole.
This glomerulus and the cup-shaped structure that is your Bowman's capsule together form a Malpighian body. Is this thing clear? Okay? तो हमारा नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया अबाउट द Bowman's capsule. अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज योर ट्यूब्यूल्स. सेकेंड पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन इज द ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल्स क्या है? ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. तो यू हैव 3 टाइप ऑफ ट्यूब्यूल्स. अब आप बोलोगे यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 ही पढ़ा है, ठीक है, बट ये जो लास्ट ट्यूब्यूल है ना, इट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट और दिस फाइनल रीजन कलेक्टिंग डक्ट, यहीं से द यूरिन विल गो टूवर्ड्स द pelvis, then towards the hilum, ureter, urinary bladder and urethra. ट्यूब्यूल्स हो सकती है हमारी पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. ओके, पीसीडी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. इज दिस थिंग क्लियर? तो अभी अगर मैं इन ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करूँ तो फुल फॉर्म तो आप लोग ने देख ही ली है. अब मैं इन डक्ट्स के बारे में अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो मैं क्या बता सकती हूँ कि जो पीसीटी है तुम्हारी, ये होती है हाईली कॉइल्ड एंड हाईली कॉइल्ड कैसे? लाइक ए हेयर पिन टर्न्स. अच्छा, हेयर पिन टर्न्स का यानी मतलब क्या है? एक ब्लैक कलर की पिन होती है हेयर्स में जो हम लगाते हैं, थ्रू विच हमने कभी कभी मूवीज़ में देखा होगा, ताले भी खोलते हैं वो ब्लैक कलर की पिन से. एग्जैक्टली. तो दैट हेयर पिन टर्न्स उतनी ही कॉइल्ड होती है और उतनी ज़्यादा टर्न्स लेती है दिस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फोकस ऑन दिस रीजन, दिस एंटायर लूप. आई एम कलरिंग इट आउट लाइक दिस. This entire region of your PCT, like this, I'm coloring it out so you might understand. This entire region is known as loop of Henle. This region is known as loop of Henle. Is this thing clear? अब ये loop of Henle में you have 2 parts. ठीक है, सबसे पहली descending limb and the other part is your, this one is your ascending limb. Okay, not limb, it's limb. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. डिसेंडिंग मीन्स यूरिन यहाँ से आएगी तो यहाँ पे डिसेंड ही होगी ना, यूरिन यहाँ पे डिसेंड होगी, मूव लाइक दिस एंड देन असेंड. तो असेंड, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट असेंड डिसेंडिंग लिम्ब जो है, लूप ऑफ हेनली ये रीजन है, ठीक है. इस रीजन की जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इट इज बेसिकली वेदर इट इज असेंडिंग और वेदर इट इज डिसेंडिंग. Descending limb not permeable. Okay, descending limb is permeable to water. Descending limb is permeable to water, but ascending limb is impermeable टू वाटर. सी, ये जो एक पार्ट होता है ना असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब का, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है. अब तक कंफ्यूजन यही है कि असेंडिंग लिम्ब से परमिएबल है कि डिसेंडिंग लिम्ब से परमिएबल है. इज दिस थिंग क्लियर? तो लूप ऑफ हेनली एक ऐसा रीजन होता है हमारे पीसीटी का जहाँ पे 2 लिम्ब्स प्रेजेंट होती हैं, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग लिम्ब जो है परमिएबल टू एवरीथिंग, बट असेंडिंग लिम्ब जो है ये इम्परमिएबल टू वाटर होती है, यानी यहाँ से अगर वाटर पास हो रहा है तो वापस से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डीसीटी. तो डीसीटी का जो है इट इज कंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ PCT. Okay, DCT is a continuous portion of PCT. It is also meant for reabsorption, of substances. It is also meant for the reabsorption of substances. Is this thing clear? तो ये हम लोग ने देख ली है about nephron. ठीक है, तो नेफ्रॉन के पार्ट्स भी देख लिए. अबाउट नेफ्रॉन क्या होता है वो भी हमने देख लिया. तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी. देयर आर बेसिकली 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स इन योर किडनी.
अब अगर हम एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली नेफ्रॉन हैज टू स्ट्रक्चर्स. द फर्स्ट इज योर बोमेन्स कैप्सूल एंड सेकेंड इज योर टिब्यूल्स. अगर मैं बोमेन्स कैप्सूल की बात करूँ तो ये बोमेन ने दी थी, ओके, एंड इट इज़ अ बेसिक कैप्सुलरी स्ट्रक्चर जिसमें जो आउटर कवरिंग है उसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं, जो इनर कवरिंग है उसको हम विसरल लेयर बोलते हैं. इज दिस थिंग क्लियर? इनर कवरिंग के अंदर यू हैव अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. अब ये ग्लोमेरुलस के पास दो एट्रियोल्स हैं, एफरेंट एंड इफरेंट एट्रियोल. एफरेंट एट्रियोल जो होती है इट विल कैरी द यूरिन टूवर्ड्स द नेफ्रॉन एंड इफरेंट एट्रियोल कैरीज द यूरिन अवे फ्रॉम द नेफ्रॉन. ओके, अब मेल्फिगियन बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस टुगेदर वी कॉल्ड इट एज मेल्फिगियन बॉडी. ओके, अब हम आते हैं टिब्यूल्स वाले रीजन पे. तो बेसिकली नेफ्रॉन के पास 3 टिब्यूल्स होती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड द लास्ट वन इज योर कलेक्टिंग डक्ट. अगर मैं पीसीटी की बात करूं तो ये पीसीटी बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, एंड एट द बेस इट हैज़ लूप ऑफ हेनली. जो ये डार्क पोर्शन है ये पीसीटी का लूप ऑफ हेनली है. ये लूप ऑफ हेनली में 2 रीजन्स होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. डिसेंडिंग लिम्ब वो रीजन है जहाँ से सारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्पर्मिएबल टू वाटर. यानी कि अगर इससे वाटर पास हो रहा है असेंडिंग लिम्ब से तो वो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता है. सो नाउ एज वी हैव फिनिश्ड अप विद 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा कि किडनी का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा, किडनी का लॉन्जिट्यूडिनल सेशन देखा, उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में स्टडी किया. देन पार्ट नंबर 2 में हम लोग ने ये देखा अबाउट नेफ्रॉन के पार्ट्स. पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. इस पार्ट में हम देखेंगे कि बेसिकली यूरिन कैसे फॉर्म होती है इनसाइड योर नेफ्रॉन. बेसिकली यूरिन कहाँ बनती है? नेफ्रॉन में बनती है. तो नेफ्रॉन में यूरिन एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होती है वो हम इस चैप्टर में अब इस वाले पार्ट में देखेंगे. तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 3 स्टेप्स. इसके 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप इज योर ट्यूबुलर सेक्रीशन. तो हम इसके सबसे पहले स्टेप के बारे में देखते हैं. फर्स्ट स्टेप इज योर अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ना अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि हाई लेवल, हाई अमाउंट में फिल्ट्रेशन होना. इस वाले प्रोसेस में ओनली एंड ओनली मेल्फिगियन बॉडी विल कम इनटू यूज. मेल्फिगियन बॉडी यानी कि बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल का ही सम होता है मेल्फिगियन बॉडी. ओके, तो दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल and internal to it lies is your glomerulus, like this, a highly coiled structure. Okay, is this thing done? अब यहाँ पे I said you कि ये है बोमेन्स कैप्सूल की विसरल लेयर. जब हम पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे नेफ्रॉन के, let me just highlight this part so you guys will better understand. This is your visceral layer. And this layer over here, the downward portion is your parietal layer. थोड़ा सा darken कर देती हूँ portion so you guys will understand it way more better. Okay, so this one is your parietal layer. Like this one. Okay. So now we are done drawing the visceral and parietal layer. अभी हम लोग ने जस्ट इतने चीज़ें पढ़ी थी कि जो हमारी मेल्फिगियन, ये क्या है हमारी मेल्फिगियन बॉडी. मेल्फिगियन बॉडी. आई वॉज बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट द स्पेलिंग ऑफ मेल्फिगियन. ओके, सो दिस वॉज योर मेल्फिगियन बॉडी. मेल्फिगियन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ योर बोमेन्स कैप्सूल. दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल. And this one is your glomerulus. Okay, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस से बनती है हमारी मेल्फिगियन बॉडी. अब जो हमारी ग्लोमेरुलस है इसमें होती है एफरेंट
and efferent atriole, afferent and efferent atriole. ओके, इज दिस थिंग क्लियर? अब अगर मैं ग्लोमेरुलस की बात करूं तो यहाँ पे जो ये एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल है, इनमें से एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर बड़ा होता है इफरेंट एट्रियोल से. एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर इज लार्जर देन योर इफरेंट वन. व्हाई? बिकॉज blood enters at a faster rate. ब्लड किससे एंटर करता है? फास्टर रेट में. अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि एफरेंट एट्रियोल विल कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द किडनी एंड देन टूवर्ड्स द नेफ्रॉन. तो जब ब्लड हार्ट से आ रहा है तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर विल बी वेरी मच हायर. और अगर ब्लड एफरेंट एट्रियोल से आ रहा है तो प्रेशर ऑफ द एफरेंट एट्रियोल डायमीटर उसका ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इट कुड accommodate higher amount of blood pressure. एफरेंट एट्रियोल का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होना चाहिए. इज दिस थिंग क्लियर? एंड एफरेंट एट्रियोल का थोड़ा सा कम होता है सरफेस एरिया. अब अगर मैं ग्लोमेरुलस की बात करूं तो इट इज़ बेसिकली सेमी परमिएबल. इट इज़ बेसिकली सेमी परमिएबल. ठीक है. अब सेमी परमिएबल होने का मतलब ये है कि इट विल अलाउ वाटर एंड सॉल्यूट, सर्टन सॉल्यूट्स, ओके, वाटर एंड सर्टन सिलेक्टिव सॉल्यूट्स टू गो फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल. अब यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल में एक रीजन्स होते हैं लाइक दिस. देयर आर सर्टन सेल्स प्रेजेंट इन योर बोमेन्स कैप्सूल. कुछ इस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बोमेन्स कैप्सूल में. इन सेल्स का नाम होता है, दीज सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स. दीज सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स. अब ये पोडोसाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? तो ये पोडोसाइट्स होते हैं हमारे फिल्ट्रेशन स्लिट्स. दीज पोडोसाइट्स आर नथिंग बट या फिल्ट्रेशन स्लिट्स. यानी कि समझो, अभी ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल की बात हो रही है, ठीक है. ये तो आपको पता है कि ये है हमारी विसरल लेयर और ये है हमारी पेराइटल लेयर. ओके, दिस वाज द थिंग वी वर अवेयर ऑफ. तो अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस के बारे में मैंने कहा कि ग्लोमेरुलस में एफरेंट और इफरेंट एट्रियोल्स होते हैं. एफरेंट एट्रियोल का साइज ज़्यादा होता है, एफरेंट एट्रियोल का कम. वाई? बिकॉज ब्लड एंटर्स एट ए फास्टर रेट. क्योंकि ब्लड का प्रेशर हाई होता है, हार्ट से आ रहा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, इसलिए फास्टर रेट में एंटर करता है. कहाँ पे? इनसाइड योर एफरेंट एट्रियोल. इसलिए एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर इज लार्जर देन योर इफरेंट वन. अब यहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड आ गया. हाँ, अब मैंने कहा ग्लोमेरुलस इज सेमी परमिएबल. इसका मतलब है कि इट विल अलाउ वाटर एंड सॉल्यूट बोथ. इट विल अलाउ वाटर एंड सॉल्यूट बोथ टू पास इनटू द बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है. बट यहाँ पे क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल को ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर एंड सर्टन सॉल्यूट्स की ज़रूरत है. वाटर एंड सर्टन सॉल्यूट्स. इसको सारे सॉल्यूट्स की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ वाटर और सर्टेन सॉल्यूट्स की ज़रूरत है. तो ग्लोमेरुलस तो सारे सॉल्यूट्स भेज रहा है, तो अब बोमेन्स कैप्सूल को तो ज़रूरत है नहीं, उसको नहीं चाहिए. तो अब वो सॉल्यूट्स जाएंगे कहाँ? तो यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग पोडोसाइट्स. बोमेन्स कैप्सूल की विसरल लेयर में यू हैव अ सेल्स कॉल्ड एज पोडोसाइट्स, जिनका काम है टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन स्लिट्स. यानी कि ग्लोमेरुलस वाटर और सारे सॉल्यूट्स को अगर भेजेगा बोमेन्स कैप्सूल में तो पोडोसाइट्स विल पास ऑन द रेस्ट ऑफ द सॉल्यूट्स. यानी कि जो सॉल्यूट की ज़रूरत अंदर नहीं है उन सॉल्यूट्स को वापस भेज देगा, और जिन सॉल्यूट्स को रीएब्जॉर्ब करना है वाटर के साथ उनको पास ऑन होने देता है. इज दिस थिंग क्लियर? एंड देयरफॉर 99 अगर 100% ऑफ वाटर आ रहा है हमारे किडनी में, तो आउट ऑफ विच 99% इज रीएब्जॉर्ब. 99% इज रीएब्जॉर्ब एंड ओनली 1 to 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होती है पर डे में. ये रेशियो याद रखना कि वाटर अगर हमारी किडनी में आ रहा है 100%,
तो उसमें से 99% वाटर विल बी रीअब्जॉर्ब्ड एंड ओनली 1 to 1.5 लीटर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. मतलब इंटायर डे में वी कैन ओनली यूरिनेट अप टू 1 to 1.5 लीटर. Is this thing cleared? This was all about your ultrafiltration, the first process. Now we will be talking about second process, which is very important again. Not tubular secretion, it is selective reabsorption. Now I hope so you guys must be aware about reabsorption का मतलब. Reabsorption यानी कि क्या, substances को वापस से absorb कर लेना is reabsorption. Okay? Let me rub this portion. Okay. Okay, now the visibility of board will be clear. Second step पे अभी हम लोग आते हैं, which is selective reabsorption. Selective reabsorption यानी कि हमारी किडनी में से जो भी सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब होना है, कौन से सब्सटेंस को कब और किस पोर्शन से रीअब्जॉर्ब होना है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. अब इस चीज़ के पढ़ने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसको पढ़ने के लिए ट्रिक है. इसको आप पढ़ेंगे, गेम खेले आपने, आई होप सो आप सबने मोबाइल गेम खेले होंगे, ठीक है. उन मोबाइल गेम में से, मोबाइल गेम या फिर वीडियो गेम्स खेले होंगे, उन वीडियो गेम्स में से एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम है PSP. I don't know what is the abbreviated form of that in video game languages, but still यहाँ पे मैंने वो नाम सुना था, तो I have made this trick. PSP. And what does this stands for? Path, substance, and process. Okay, your PSP stands for the path, substance and process in which way the reabsorption of substance is going to actually takes place. Okay, now selective reabsorption में से हम लोग को कैसे पढ़ना है इस पूरे टॉपिक को, इसको पढ़ना है हमें PSP वीडियो गेम फॉर्मेट में, जिसमें सबसे पहले आता है पाथ. तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए हमारे पास, रीअब्जॉर्प्शन होने के लिए सब्सटेंस का हमारे पास 2 पाथवेज हैं, जिसमें से सबसे पहला पाथ है हमारा पैसिव पाथ. ओके, वेरी सिंपल पाथ, पैसिव पाथ, PASSIVE, पैसिव पाथवे. एंड देन वी हैव अनदर विच इज एक्टिव पाथवे. अब बाय द नेम इटसेल्फ हम लोग ने देखा होगा कि पैसिव पाथवे मीन्स along the concentration gradient. Passive pathway is along the concentration gradient, and your active pathway is against the concentration gradient. DRENT. Okay, either you can write concentration like this or this, one and the same thing, means concentration. Passive pathway यानी कि जो concentration gradient के साथ हो जाए ना. What do you mean by concentration gradient? It means substances flowing from high level to low level. Okay, concentration gradient means substances following from high level to low level. अब ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि कोई सब्सटेंस हाई लेवल से लो लेवल में जा रहा है तो इट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इसका मतलब है द प्रोसेस इज इन पैसिव पाथवे. अब अगर एक्टिव पाथवे है तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम लो टू हाई. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि अगर हमें सब्सटेंस को लो टू हाई ले जाना है, सपोज इन सब चीज़ों को एक बेसिक कंसेप्ट से हम लोग समझते हैं. ये एक
ड्रम है, ठीक है, ए ड्रम, और ये एक ड्रम है जिसका नाम है बी ड्रम। अब ए ड्रम में देयर इज़ फुल अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने एक पाइप को कनेक्ट किया है इन बिटवीन ए एंड बी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ए वाटर लेवल में से, ए ट्रंक में से वाटर विल फ्लो इनटू बी ट्रंक। कब तक फ्लो होगा? जब तक वाटर लेवल विद इन ए एंड बी इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है। और जो ये फ्लो ऑफ वाटर था, इसके लिए मुझे किसी भी कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फ्लो कैसा था? ये था तुम्हारा पैसिव फ्लो ऑफ वाटर, पैसिव फ्लो ऑफ वाटर। अब अगर मैं यही चीज़ बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दूं, यही चीज़ मैं रिवर्स डायरेक्शन में कर दूं कि मैं ट्रंक बी को फुल कर दूं और ट्रंक ए एम्प्टी है, तो वाटर बी से ए में तो इवेंचुअली फ्लो नहीं होगा, किसी सक्शन ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे किसी सक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सक्शन ऐसा फोर्स जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड को वाटर कंडक्ट कर सके। तो यहाँ पे जो पैसिव यानी लो टू हाई फ्लो हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव फ्लो, यानी लो लेवल से हाई लेवल में फ्लो हो रहा है। ओके, लो से हाई में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब एक सक्शनल फोर्स क्रिएट हो रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस सक्शनल फोर्स ओनली वी रिक्वायर्ड सम कैरियर मॉलिक्यूल्स। सो आई होप सो पैसिव और एक्टिव के बीच में आप लोग को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ सब्सटेंसेस, अब हम बात करते हैं कि कौन से सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट किस रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो बेसिकली देर आर 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जिनका रीअब्जॉर्प्शन होगा इन इस चैप्टर में। नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। लो थ्रेशोल्ड, सबसे पहले हाई थ्रेशोल्ड आता है। ओके, फर्स्ट इज योर हाई थ्रेशोल्ड, हाई थ्रेशोल्ड, देन योर low threshold, and then is your non-threshold. Threshold, low threshold, and then is your high threshold substances. So basically in this chapter there are 3 type of substances जिनका reabsorption possible है, ठीक है। सबसे पहले सब्सटेंस है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, यानी कि दे आर हाईली रीएब्जॉर्ब्ड, हाईली रीएब्जॉर्ब, यानी इनका रीएब्जॉर्प्शन आर एब्जॉर्ब्ड, इनका रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ आप लोग को वाटर। Another example is your glucose। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि वाटर और ग्लूकोज, इन दोनों सब्सटेंस की हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हमने इनको यूरिन के थ्रू एलिमिनेट कर दिया तो हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल। मतलब ये हम लोग सूटेबल नहीं है ये हमको कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो, हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो। तो दैट्स वाई दीज सब्सटेंसेज आर टर्म्ड एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस दैट आर रीएब्जॉर्ब्ड इन अ हाई अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल योर वाटर एंड ग्लूकोज। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब्ड एट ए लोअर रेट, यानी कि कम रेट में इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड समटाइम्स योर अमोनिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये सब्सटेंस तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो व्हाई आर दे गेटिंग रीअब्जॉर्ब्ड? बिकॉज हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए इनको बहुत ही कम अमाउंट में रीअब्जॉर्ब किया जाता है। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अंदाज़ा लगाते हो 0.00 के अमाउंट में इनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, बट किया जाता है। नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज आर नॉट एट ऑल रीएब्जॉर्ब्ड, यानी कि इन सब्सटेंसेस को बिल्कुल भी रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता, किसी भी कीमत पे इन सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं,
नॉट इवन 0.000 मिलियन 0.1 टाइम्स, यानी कि नॉट इवन 0.00000 टाइम्स, इतने भी कितने भी टाइम्स नहीं इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इन सब्सटेंस में से है कौन? तो दी सब्सटेंस आर हिप्यूरिक एसिड, creatinine, a very harmful substance to human body, creatinine and hippuric acid. These substances are not at all reabsorbed. तो अब हम लोग ने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में पाथ खत्म कर लिया था अबाउट एक्टिव एंड पैसिव। देन वी हैव फिनिश्ड अप विद द सब्सटेंसेस, यानी कि कौन सा सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं नहीं होते। तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस हाईली रीअब्जॉर्ब्ड, एग्जांपल वाटर एंड ग्लूकोज। लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस दे आर रीअब्जॉर्ब्ड बट अ वेरी वेरी लोअर अमाउंट, फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट एट ऑल रीअब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, दीज आर कॉल्ड एज नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एक्सेट्रा। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि कौन सा सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होते हैं कौन से नहीं होते हैं, वी हैव समथिंग टू राइट ओवर हियर लाइक दिस। ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है रफ करने में। ओके, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से सब्सटेंस को कितने अमाउंट में रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, उनकी नेसेसिटी हमारी बॉडी में पता चलती है कि जो सब्सटेंस हाई अमाउंट में रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, जो लो अमाउंट में हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई एम टेलिंग यू अबाउट ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज इज हाईली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस टू आवर बॉडी। हमें तो पता है ग्लूकोज की बहुत नीड होती है, एनर्जी हमें चाहिए, बट नॉर्मल ग्लूकोज कंटेंट कितना होता है? 45 to 90 mg मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। नॉर्मल ग्लूकोज हमारी ब्लड में इतना होता है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल इन आवर ब्लड 45 to 90 और इवन इनफैक्ट 95 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml ऑफ ब्लड में इतना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए। इफ द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज rises, if the amount of glucose in your urine rises, which is blood is not normal, if the amount of glucose हमारी बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, inside our body, if glucose is decreasing and in our urine the glucose appears, ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे से इंटरनेटेड कैसे हैं कि देखो बॉडी के जो ब्लड है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें नॉर्मली 45 to 90 mmHg पर 100 ml ऑफ ब्लड इतना ग्लूकोज होना ही चाहिए। अगर इससे कम ग्लूकोज का लेवल हुआ बॉडी में तो ग्लूकोज कहाँ जा रहा है? अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कहाँ गया? वो ग्लूकोज जो है वो गया हमारे यूरिन में, अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन आवर यूरिन, एंड दिस कंडीशन व्हेन द ग्लूकोज अपीयर्स इन द यूरिन, दिस इज नोन एज डायबिटीज mellitus. Is this thing clear? This is known as diabetes MELLITUS, diabetes mellitus. The appearance of glucose in your urine is known as diabetes mellitus, and this condition is known as glucosuria. Is this thing cleared? Glucosuria means appearance of glucose in your urine is known as glucosuria, and this glucosuria leads to a condition or a disease called as diabetes
मेलाइटस। ओके, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में विल स्टडी अबाउट 2 टाइप ऑफ डायबिटीज़। सबसे पहली तो हम लोग ने देख ली डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है, अपीयरेंस ऑफ ग्लूकोज इन योर यूरिन, ग्लूकोज यूरिया। ओके, नाउ अब हम आते हैं इस पूरे चैप्टर के नॉट लास्ट पार्ट, चैप्टर का नहीं, इस पूरे टॉपिक का, इन योर टॉपिक नंबर 2 लास्ट पार्ट इज द प्रोसेस। यानी कि ये जो पाथ देखा हमने एक्टिव और पैसिव, और हमने देखे कि कौन से सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, और इस टॉपिक का नाम ये सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो अब हम देखेंगे ये रीएब्जॉर्प्शन किन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे वी हैव पीसीटी लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ so it would be better for you to understand। अब हम डक्ट्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि किन सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है और किन का नहीं होता है। ओके, तो मैं बेसिकली सिंपल सी एक डायग्राम बना देती हूँ। लूप ऑफ हेनली बेसिकली अलग से बनाना पड़ता है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लूप ऑफ हेनली कैसी होती है। एंड दिस विल बी योर DCT। आई एम ड्राइंग इट इन अ सिंपलर वे सो दैट हमें सिर्फ रीएब्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, तो इसको सिंपलर वे में मैंने ड्रॉ कर दिया। तो नो नीड ऑफ राइटिंग दिस एफरेंट एट्रियोल, दिस इज योर इफरेंट एट्रियोल, दिस इज योर एफरेंट एट्रियोल, दिस इज द ग्लोमेरुलस, this is Bowman's capsule, together they are called as Malpighian body. Now I am talking about this duct, this is your PCT, this is your PCT, this one is your DCT. Okay, now let me draw it on a side, क्योंकि यहाँ पे मुझे reabsorption शो करना है। I need to show the reabsorption of substance. I am telling you this is your DCT and I am expecting कि आपको पता होगा what is this? This is your loop of Henle which is a part of your PCT. Don't confuse, loop of Henle is not the part of DCT, it is the part of PCT. Is this thing clear? Now we'll study कि कौन से substance are getting eliminated and कौन सा substance are getting reabsorbed. तो ये जो arrow है जो आउटवर्ड्स को जा रहा है, टिब्यूल से आउटवर्ड्स को जो एरो जा रहा है, दिस मीन्स दीज सब्सटेंसेस आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड। एंड जो एरो इंटरनल जा रहा है टिब्यूल्स के, दिस मीन्स दीज सब्सटेंस आर गेटिंग एलिमिनेटेड। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन से सब्सटेंस को हमें एलिमिनेट करना चाहिए। तो देयर विल बी अमोनिया, देन देयर विल बी यूरिया, देन देयर विल बी यूरिक एसिड, एंड देयर विल बी क्रिएटिनाइन। And let me check if I'm forgetting any other substance. Yes, certain drugs and pigments. So these are the substances that are getting eliminated from our urine, and these can also be termed as non-threshold or low threshold substances. Substances which are getting eliminated from the urine. अब हम बात करते हैं सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब्ड। तो सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, एंड या वेरी इंपॉर्टेंट वाटर एंड सर्टन मिनरल्स, ओके, न्यूट्रिएंट्स, एंड व्हाट एल्स, लेट मी चेक इफ आई एम मिसिंग समथिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट vitamins and most importantly your glucose is getting reabsorbed. Okay, so this is your PCT. maximum reabsorption का होता है PCT. if I'm talking about PCT, it will perform maximum reabsorption. Maximum reabsorption is done through your PCT, proximal convoluted tubule. The arrow outwards shows that substances are reabsorbed, और जो substances inward जा रहे हैं tubule के, those are getting eliminated. कौन से substances are excreted out? Low threshold and non threshold. Ammonia, urea, uric acid, creatinine, certain drugs and other pigments. And substances which are getting reabsorbed are sodium, potassium, calcium ions, your water, mineral, nutrients, vitamins and glucose. नाउ लूप ऑफ हेनली पे अगर हम आते तो मैंने कहा था इसके 2 रीजन है, डिसेंडिंग है एंड असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग वाले में से ओनली थ्रू द डिसेंडिंग रीजन यू आर सपोज टू शो दैट वाटर इज गेटिंग रीअब्जॉर्ब्ड। ओके, वाटर इज गेटिंग रीअब्जॉर्ब्ड। असेंडिंग वाले रीजन से ग्लूकोज इज गेटिंग रीअब्जॉर्ब्ड।
glucose is getting reabsorbed, not water. So this is how you are supposed to show the ascending and descending region of loop of Henle. Na positive Cl negative ions भी दिखा सकते हैं, तो Cl negative ions यानी salt. Okay, so loop of Henle में अगर reabsorption दिखाना है तो we have prior only studied that it is consisting of two region, descending limb and ascending limb. Descending limb परमिएबल टू वाटर है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है. असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल टू वाटर, तो वाटर को छोड़ के ग्लूकोज, सोडियम एंड क्लोरीन इनका रीअब्जॉर्प्शन शो करना है. इज दिस क्लियर? अब आते हैं हम डीसीटी पे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट डीसीटी. तो डीसीटी में भी इन्हीं सारे सब्सटेंसेस का एलिमिनेशन होगा. सो एरोस को कॉमन रख दीजिए, ठीक है, एरोस को कॉमन रख दीजिए क्योंकि यही सारे सब्सटेंसेस जो पीसीटी में एक्सक्रीट आउट हो रहे थे वही सब्सटेंस डीसीटी में भी एक्सक्रीट आउट होंगे. रीअब्जॉर्ब क्या होगा? तो रीअब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड सर्टेन आयंस लाइक सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, क्लोरीन आयंस एंड पोटेशियम आयंस. ठीक है, बिकॉज इन योर पीसीटी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ग्लूकोज एंड मिनरल्स हैव ऑलरेडी रीअब्जॉर्ब्ड. न्यूट्रिएंट्स, आयंस, मिनरल्स, विटामिन्स एंड ग्लूकोज ये रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं. तो डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, सिर्फ वाटर जो बहुत ही ज़्यादा एक्स एक्सेस में हो अगर तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज और सर्टेन आयंस. ठीक है, तो डीसीटी में ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता. डीसीटी में सिर्फ इंपॉर्टेंटली याद रखना वाटर एंड ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है. सो विद द डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कौन से सब्सटेंस हमारी यूरिन में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड कौन से सब्सटेंस सब रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं. इज दिस थिंग क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी की बात हो रही है. ठीक है, तो पीसीटी वाला रीजन में कौन से सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? वाटर, ठीक है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड ग्लूकोज अलॉन्ग विद दैट सर्टेन आयंस लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन. ठीक है, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन जिन सब्सटेंसेस का हो रहा है वो है नॉन थ्रेशोल्ड या लो थ्रेशोल्ड. उन दोनों इन सारे टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस का एलिमिनेशन होगा पीसीटी और डीसीटी में भी. क्या है वो? नॉन थ्रेशोल्ड की बात करें तो क्रिएटिनाइंस, सर्टेन पिगमेंट्स, ड्रग्स एंड थ्रेशोल्ड. लो थ्रेशोल्ड की बात करें तो देयर विल बी योर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. ओके, अब अगर मैं लूप ऑफ हेनली की बात करूं तो असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर की इम्परमिएबल है, तो यहाँ से तो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा नहीं, यहाँ से सिर्फ ग्लूकोज, सोडियम और क्लोरीन आयंस रीअब्जॉर्ब होंगे और डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा. डीसीटी की अगर मैं बात करूँ तो वाटर और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होगा सिर्फ अलॉन्ग विद सर्टेन आयंस. सो विद दिस हम लोग ने टॉपिक नंबर 2 खत्म कर लिया है विच इज़ योर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. It takes a lot of strength to rub the dial board. New ink है, so it is getting stuck on the board, जिसकी वजह से it becomes very difficult to rub it and make it clean for you to view it clearly. So have patience. Okay, this is more important. Okay. Now we will be starting with the last topic. Formation of urine का last topic है tubular secretion. Tubular secretion. Basically ये जो word है ना tubular secretion, ये wrong है, ये term ही wrong है. ये टर्म रॉन्ग इस वे में है क्योंकि पीसीटी और डीसीटी जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये कुछ भी मटेरियल को सिक्रीट आउट नहीं करती हैं. इनका काम सिक्रीशन नहीं होता है. दे नेवर सिक्रीट आउट एनी मटेरियल. द लास्ट दे कुड डू इज टू एक्सक्रीट आउट द सब्सटेंसेस. यानी कि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ट्यूब्यूल्स हमारी होती हैं पीसीटी और डीसीटी, दे डू नॉट सिक्रीट एनीथिंग. दे डू नॉट सिक्रीट एनी सब्सटेंस. The least they could do is maintain the ionic balance. यानी कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, देन दे मेंटेन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन,
आयनिक बैलेंस का मतलब है सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ठीक है। सोडियम पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, हाइड्रोजन आयंस का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, एंड eliminate out the toxic substance from body. Okay, so this is all about your tubular secretion. Tubular secretion ज़्यादा कुछ नहीं होता है. They just eliminate out the toxic substance in your body and maintain the hydrogen ion concentration. They maintain the sodium potassium balance and they do not secrete anything. Is this thing clear? Now we will be moving towards. तो अभी हम लोगों ने पार्ट थ्री पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिए. The second last part, which is your part number 4, about the composition of urine. This was the formation of urine. Now we will be studying about the composition of urine. Part number 4. Your composition of urine. So now we are going to study about the second last part of this chapter, which explains you about the composition of urine. यानी यूरिन जो अब तक हम लोग ने देख ली कि फिल्ट्रेशन कैसे होता है, यूरिन कहाँ पे फिल्टर होती है, एक्चुअल यूरिन फिल्टर होने के बाद कहाँ जाती है. इज दिस थिंग क्लियर? उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अभी तक हम लोग ने देखा कि नेफ्रॉन वाले रीजन में तो यूरिन बन जाती है. अब ये जो नेफ्रॉन है ये इस पूरी किडनी में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देयर आर दिस pyramidal स्ट्रक्चर, और मैंने कहा था इन्हीं pyramidals में there will be formation of your urine. तो बेसिकली इन्हीं pyramidal रीजन में इज योर नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का कभी हेड इस साइड होगा तो डक्ट्स इस साइड, कभी हेड इस साइड होगा तो डक्ट्स इस साइड. यानी कि बेसिकली नेफ्रॉन की जो डक्ट्स है फाइनली टर्मिनेट करेंगी इस रीजन में जहाँ पे आता है माइनर कैलिक्स. फाइनली द डक्ट्स विल टर्मिनेट इनटू दिस रीजन. वेट, यानी कि ये अगर हमारा ब्रिज है, इस फॉर एग्जांपल आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक दिस कि हमारा ब्रिज है, पायरामिड्स है, रीनल पायरामिड्स जिनके बारे में मैंने बताया आपको, और ये उनका माइनर कैलिक्स है, और यहाँ पे आते हैं उनके लाइक दिस, एंड यहाँ पे वो जो स्ट्रक्चर आता है दिस वुड बी योर मेजर कैलिक्स. ठीक है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली ओवर हियर यूरिन फॉर्मेशन होता है तुम्हारा. कैसे होगा? तो यहाँ पे तुम्हारे नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल होगा और यहाँ पे टिब्यूल्स होंगे. कभी कभी यहाँ पे कैप्सूल होता है तो ऐसे घूम के आते हैं टिब्यूल्स. तो बेसिकली कुछ इस फॉर्मेट में तुम्हारे टिब्यूल्स एग्जिट करेंगे मेजर माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से वो जाएंगे मेजर कैलिक्स में. इसलिए, और यहाँ पे मैंने बताया था टिब्यूल्स के एंड में क्या होती है, डक्ट्स होती हैं. उन डक्ट्स को, कलेक्टिंग डक्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं, उन कलेक्टिंग डक्ट्स को ही बोला जाता है डक्ट्स ऑफ बेलिनी. डक्ट्स ऑफ बेलिनी. इज दिस थिंग क्लियर? उन्हीं कलेक्टिंग डक्ट्स को क्या बोला जाता है, डक्ट्स ऑफ बेलिनी. सो आई होप सो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया होगा, एंटायर प्रोसेस. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. तो यूरिन जो होती है बेसिकली हमारी वो होती है 1 to 1.5 लीटर पर डे में इतना ml ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होती है. यूरिन बेसिकली 95% वाटर से बनी होती है एंड ओनली 5% ऑफ सॉल्यूट्स, यानी कि उसमें होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ड्रग्स एंड अदर पिगमेंट्स. नाउ यूरिन इज yellow in color. Urine is yellow in color due to a pigment. एक pigment की वजह से your urine is yellow in color and that pigment is nothing but urochrome. That pigment is nothing but urochrome pigment, जिसकी वजह से your urine is yellow in color. Okay? Is this thing clear? So this was all of, and urine is having a salty taste. Urine is having a salty
taste or appearance, and it has foul smell. It has foul smell, and this foul smell is because of ammonia. Ammonia की वजह से the urine is having a foul smell. So this was all about the composition of urine. अब यहाँ पे ये होगा normal substance. अब abnormal substance in urine. Abnormal substance inside your urine. यानी कि किसी disease condition में वो substance आपके urine में present होंगे, जिसमें से सबसे पहला example है आपका ग्लूकोस्यूरिया. ठीक है, ग्लूकोज हो सकता है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका हिमैटोयूरिया. हिमैटोयूरिया. हिमैटोयूरिया मीन्स अपीयरेंस ऑफ ब्लड. ब्लड इन योर यूरिन. ब्लड इन यूरिन. अब यूरिन में ब्लड आ सकता है, ये किस वजह से आ सकता है? ईदर योर यूरेटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ईदर देयर इज सम फॉल्ट इन योर यूरिनरी ब्लैडर. कुछ तो डैमेज हुआ है जिसकी वजह से वो डैमेज का ब्लड इज कमिंग इनसाइड योर यूरिन. थर्ड इज योर बाइल पिगमेंट्स. बाइल पिगमेंट्स आपके यूरिन में आ जाते हैं इन द केस ऑफ डिजीज लाइक. ये किस डिजीज के केस में बाइल पिगमेंट्स आपके यूरिन में दिखते हैं? तो इन द केस ऑफ जॉइंडिस, ओके, देन एनीमिया, जॉइंडिस, इन सब केसेस में यूरिन में आपके बाइल पिगमेंट्स विजिबल होंगे. देन द फोर्थ केस इज योर fourth case, let me check it, albumin. Fourth case is your albuminuria. Albuminuria means appearance of albumin. It may be because of infection and certain diseased condition. इन्फेक्शन हो सकता है कभी आपको, तब आपके यूरिन में जो भी एल्बुमिन एक तरह से प्रोटीन है, इस एल्बुमिन प्रोटीन का यूरिन में आना मतलब ही यही होता है कि आपके यूरिन में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी right now is osmoregulation. I think so I have lost my duster over there. Let me rub it with this one only. Okay. अब हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं इस चैप्टर का, विच इज़ योर टॉपिक नंबर 5. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, अगर ये टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा ना, ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ वे मच इंटरेस्टिंग. कुछ बच्चे बोलते होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इज़ कन्फ्यूजिंग, बट नो बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग. Okay, now we'll study about osmoregulation. I hope so the board is not clear, I know. But क्या कर सकते हैं, जो duster है, it is way far away from here. Can't even rub it with the small one. Okay, adjust it. Topic number 5, osmoregulation. Topic number 5 is your osmoregulation. Okay, now osmoregulation, यूरिन फॉर्मेशन का क्या कनेक्शन है? तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखो, यूरिन का मतलब किडनी. यूरिन छोड़ दो, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है यूरिन, यानी कि यूरिन का फॉर्म करना, और वो कहाँ से फॉर्म होती है? ब्लड में से. तो ब्लड को फिल्टर करना. किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना. अब वही फिल्टर्ड वाले ब्लड में से जो अनफिल्टर्ड ब्लड है वो बन जाता है यूरिन, और जो बचा कुचा फिल्टर्ड ब्लड है दैट विल बी गोइंग बैक इनटू योर बॉडी. अब इतना ही काम नहीं होता है यूरिन का. अलोंग विद दिस, यूरिन ऑल्सो परफॉर्म वन अनदर एक्सटर्नल फंक्शन विच इज टू मेंटेन द वाटर एंड temperature, or either say pressure or ionic concentration in your blood. So this regulation of water and blood pressure is known as your osmoregulation. यानी कि external environment और blood का जो pressure है वो balanced होना चाहिए, water content भी हमारे blood के अंदर balanced होना चाहिए. तो osmoregulation is mainly concerned with balancing the water content in your blood. ये भी काम किडनी का होता है. कैसे होता है? लेट अस चेक ओवर हियर. यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारी जो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन, ठीक है, ये हो गई हमारी PCT, ये हो गई हमारी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. लाइक दिस am I drawing over here. This is your PCT and this one is your DCT.
इज दिस थिंग क्लियर? मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कुछ डीप भी नहीं पढ़ना है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है हमारी, इन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? इन ट्यूब्यूल्स का काम होता है, ओके मैंने असेंडिंग लिम्ब में ड्रॉ किया है। बेसिकली असेंडिंग लिम्ब होती है इम्परमिएबल टू वाटर। तो इन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। इन ट्यूब्यूल्स का काम होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि देयर आर सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसको रटने से अच्छा है जस्ट अंडरस्टैंड इट, फ्लो के साथ जाओ। तो यहाँ पे हम फ्लो स्टार्ट कर रहे हैं, गेट रेडी विथ मी टू लर्न दिस टॉपिक, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? वाटर के अमाउंट को बैलेंस करना, वाटर के अमाउंट को बैलेंस करना टू वाटर अमाउंट बैलेंस इन आर ब्लड, हमारे ब्लड में वाटर के अमाउंट एंड बॉडी और ब्लड में वाटर के अमाउंट को बैलेंस करना इज ऑस्मोरेगुलेशन, किडनी करती है इसको। अब यहाँ पे केस यहाँ से स्टार्ट होता है, जो चीज़ हमें पता है वो हमने लिख दी कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है इन योर ट्यूब्यूल्स। अब केस स्टार्ट होता है यहाँ से, बॉडी में वाटर लेवल डिक्रीज हो गया। केस स्टार्ट होता है इस वाले पार्ट से जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब इस डिक्रीज वाटर लेवल का कंपनसेशन कैसे करेंगे? तो इस वाटर लेवल के कंपनसेशन के लिए ट्यूब्यूल्स को रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा अमाउंट में करना पड़ेगा। अब वाटर लेवल इन आवर बॉडी इज डिक्रीज्ड, इसका सिग्नल जाता है, सपोज आई एम ड्राइंग हियर ब्रेन, ये है मेरा ब्रेन में आई हैव सर्टेन ग्लैंड, और ये ग्लैंड है मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ब्रेन में आई हैव सर्टेन ग्लैंड नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यही वाटर लेवल बॉडी में कम हो गया है, ये सिग्नल सीधा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। क्यों जाता है वो भी हमें पता चलेगा। तो वाटर लेवल बॉडी में कम हो गया, इसका सिग्नल गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? उसने रिलीज किया अपने एक हार्मोन को जिसका नाम है ADH। क्या हार्मोन रिलीज किया? ADH। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल गया कि वाटर लेवल बॉडी का कम हो गया है, उसने एक हार्मोन रिलीज किया ADH। ADH stands for anti-diuretic hormone, anti-diuretic hormone। अब इसका मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे इतनी स्टोरी को हम पॉज करते हैं, फिर से ज़रा बैकवर्ड पे जाते हैं कि वाटर लेवल बॉडी का कम हुआ, इसका कुछ तो रीज़न होगा। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही वाटर का। पहले हम लोग ने देखा था कि 99% क्या हो जाता था? रीअब्जॉर्ब हो जाता था, 99% वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता था। अब क्या हो रहा है? नाउ ओनली एंड ओनली 80% ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, 80% ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया, ट्यूब्यूल्स काम नहीं कर रही है सही से, उनका काम है वाटर को 99% रीअब्जॉर्ब करना, बट वो लोग क्या कर रही है? सिर्फ 80% वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही है, बाकी सारा यूरिन के थ्रू जा रहा है। अब अगर यूरिन में वाटर अमाउंट बढ़ रहा है तो यही केस इंडिकेट करता है कि आपका बॉडी लेवल का वाटर डिक्रीज हो रहा है। बॉडी लेवल का वाटर डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी यूरिन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एलिमिनेट हो रहा है। अब ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन है डायूरेटिक, यानी कि यूरिन में अगर वाटर बढ़ जाता है, यूरिन में वाटर लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायूरेटिक। तो वो डायूरेटिक ना हो, एंटी डायूरेटिक हो, उसके लिए ADH हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये ADH क्या करता है? ये ADH इन PCT और DCT को बोलता है। ADH जो है
ये क्या करता है, इंक्रीज करता है परमिबिलिटी ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल की परमेबिलिटी यानी वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अब ये करने से वापस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रेट क्या हो गया, 99% हो गया। अब रीअब्जॉर्प्शन रेट 99%, तो वाटर लेवल इन आवर बॉडी स्टार्ट्स टू इंक्रीज, और वाटर लेवल इंक्रीज होना बॉडी में स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब यूरिन में वाटर कम आएगा, यूरिन में वाटर कम आएगा। अब वापस सारी कंडीशन नॉर्मलाइज हो गई है। अब इसके बाद ADH बोलता है अब मेरा काम तो ख़त्म हो गया, तो अब जो रिलीज ऑफ ADH है ये ब्लॉक हो जाता है, रिलीज ऑफ ADH बंद हो जाता है एंड कोई सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड तक नहीं जाते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? सो इस वे में हमारा जो पूरा ऑस्मो रेगुलेशन है बॉडी का ये कंप्लीट हो जाता है। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ अब हम इसको एक बार यहाँ पे देखते हैं कि जब मैंने पहले लिखा था कि वाटर लेवल इन योर यूरिन इज इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे एक डिजीज आती है, इफ वाटर लेवल इन योर यूरिन इज हाई then it lead to a disease called as diabetes insipidus। जब हमारी यूरिन में वाटर लेवल हाई अमाउंट में आ जाता है, देयर इज अ रोजल ऑफ अ डिजीज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, तो वापस से हम पूरी ये स्टोरी को एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो इस स्टोरी में सबसे पहले ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो इस स्टोरी में क्या हुआ था कि हमें इतना पता है कि हमारी पीसीटी और डीसीटी का काम होता है टू वाटर रीअब्जॉर्ब करना। अब हुआ क्या है कि हमारी बॉडी का वाटर लेवल पीसीटी और डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है, तो 99 की बजाय वाटर सिर्फ 80% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, 99 की बजाय सिर्फ वाटर 80% रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब कि बाकी का वाटर यूरिन में जा रहा है, तो यूरिन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस एक इंसान को हो गई। अब क्या होता है, अगर बॉडी लेवल में वाटर डिक्रीज होता है, बॉडी लेवल में वाटर डिक्रीज होता है, तो इस चीज़ से हमें होती है डिहाइड्रेशन। हमें क्या प्रॉब्लम होती है, डिहाइड्रेशन। और जैसे ये प्रॉब्लम हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाती है, तुरंत इसका सिग्नल जाता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से प्रिवेंट करने के लिए वो ADH हार्मोन रिलीज करता है। क्या हार्मोन रिलीज करता है, ADH। ADH क्या करेगा, ADH पीसीटी और डीसीटी की परमिबिलिटी इंक्रीज कर देगा, यानी कि इनकी वाटर रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। तो अब क्या होगा, अब वाटर वापस से 99% रीअब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया, यूरिन में वाटर कंटेंट इंक्रीज नहीं है और हमारी बॉडी का भी वाटर लेवल डिक्रीज नहीं हो रहा, हम हाइड्रेशन वाली कंडीशन में आ गए। और अगर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है तो हमारा ADH का सेक्रीशन रुक जाता है। इज दिस थिंग क्लियर? और कोई सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड तक नहीं जाता। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है ये है एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH के एबनॉर्मल यानी कि बहुत ही कम सेक्रीशन अगर किसी की बॉडी में ADH का हो रहा है, तो उस वजह से आपको कौन सी कंडीशन आ सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, सो विद दिस थिंग आई थिंक सो हम लोग ने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। देयर आर सर्टेन डिजीजेस इन आवर बॉडी जस्ट लाइक डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, जो कि किडनी की वजह से होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन योर
यूरिन ग्लूकोज यूरिया। मेलाइटिस किसकी वजह से होती है? यूरिन में ग्लूकोज आने की वजह से। और डायबिटीज इंसिपिडस एक्सट्रीमली डाइल्यूट यूरिन, यानी कि अगर आपका वाटर लेवल ज़्यादा है यूरिन में तो उस वजह से आपको डायबिटीज इंसिपिडस होती है। और ये एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ एडीएच की वजह से होती है। ऑस्मो रेगुलेशन में एडीएच का क्या रोल है ये भी हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ पे कॉलरा, जॉइंडिस, इन सब डिजीज से हमारा जो यूरिन है वो एक्सट्रीमली येलो हो जाती है, कभी एक्सट्रीमली वाइट हो जाती है। देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ योर यूरिन। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो अब हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट नंबर 5 ऑस्मो रेगुलेशन इज ऑल्सो डन। इस चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा, एक क्विक सी समरी लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने चैप्टर को स्टार्ट किया। वी स्टडीड अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमने किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हम लोग ने देखा लॉन्जिट्यूडनल सेशन ऑफ किडनी, यानी किडनी को अगर हम लॉन्जिट्यूडनली कट करेंगे तो इंटरनली वो कैसे दिखती है। वी स्टडीड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट। देन हमने टॉपिक नंबर 2 में नेफ्रॉन के बारे में देखा। तो नेफ्रॉन्स आर ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन, किडनी, नर्व्स, न्यूरॉन, ब्रेन। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो जो नेफ्रॉन होता है हमारा वो कैसा होता है? 1 to 1.2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। और जो नेफ्रॉन होता है वो बेसिकली 2 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट इज योर बोमेंस कैप्सूल, सेकंड इज योर ट्यूब्यूल्स। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के मेल्फिगियन बॉडी बोलते हैं। ट्यूब्यूल्स आर पीसीटी एंड डीसीटी, और कलेक्टिंग डक्ट्स को ही डक्ट्स ऑफ बेलेनिन बोला जाता है। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ चैप्टर टॉपिक नंबर 3 में हम लोग ने देखा कि हम लोग की यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यूरिन इज बेसिकली फॉर्म बाय 3 स्टेप्स: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड योर ट्यूबुलर सिक्रीशन। देन टॉपिक नंबर 4 में हम लोग ने कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में देखा। एंड द लास्ट टॉपिक नंबर 5 वी स्टडीड अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन, विच मीन्स टू मेंटेन द वाटर लेवल इनसाइड योर बॉडी. With this, we are finishing our chapter. I hope you like our video. For more such interesting videos on your biology session, do visit our channel playlist and subscribe to Tuition Wala Foundation. Thank you for watching this video. Hope to see you in the next session.